हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आज नया टॉपिक है। मतलब एसी सर्किट का ही है। एसी सर्किट का नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का है, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। तो वही आज हम पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ाएंगे रेजोनेंस। देखो, रेजोनेंस एक मतलब अनुनाद होता है, वाइब्रेशन होता है, इसको बोलते हैं अनुनाद। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुनाद मतलब दोलन। रेजोनेंस एक फायदा भी है, घाटा भी है। रेजोनेंस एक घाटा भी, फायदा भी। तो रेजोनेंस हमारा देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। दो रेजोनेंस होता है हमारा। रेजोनेंस दो प्रकार का, तो एक सीरीज होता है, पैरेलल होता है। रेजोनेंस का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, याद रखिएगा। पावर फैक्टर यूनिटी होता है। दूसरा बात, रेजिस्टिव केस होता है। इसमें जो होता है रेजिस्टिव सर्किट मानी जाती है, ठीक। तो पावर फैक्टर यूनिटी और रेजिस्टिव सर्किट मानी गई है, ठीक। याद रखिए। रेजोनेंस हमारा, अगर चाहे देखो सीरीज रेजोनेंस पूछेगा तो उसका अलग है, पैरेलल पूछेगा सेम वही है कि रेजोनेंस का मतलब है कि पावर फैक्टर यूनिटी होता है। दिमाग में बैठा लिखा, फाई का वैल्यू 1 होता है और सर्किट केस रजिस्टिव होगा, मतलब सर्किट रजिस्टिव होगी, ध्यान रखें। और सीरीज रेजोनेंस देखो कोई भी सर्किट में या कोई भी वायर में आर एल एन सी होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें रेजोनेंस होगा। उस रेजोनेंस के चाहे इस सर्किट पैरेलल में होगी चाहे सीरीज में होगी, उसके अनुसार हम लोग इन दोनों का आइडेंटिफाई करेंगे आरएलसी के अनुसार। तो पहले हम लोग सीरीज सर्किट का पढ़ते हैं, ठीक। किसका पढ़ते हैं? सीरीज सर्किट का। तो सीरीज सर्किट की हम लोग बात करते हैं, सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस, अगर हम लोग सीरीज रेजोनेंस की बात करें, देखो एक आर हो गया, एक ईल हो गया और एक सी। सीरीज में रहेंगे भाई, तीनों सर्किट सीरीज में रहेगा। आर एल एंड सी, इसका वोल्टेज बी आर, इसका वोल्टेज बी एल, इसका वोल्टेज बी सी। ठीक। अब बात किया जाए सीरीज रेजोनेंस की, बात करें एल और सी के जो क्रॉस वोल्टेज होती है, इसका मान अधिक होता है। तो एल एंड सी के एक क्रॉस वोल्टेज मोर, एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मोर, क्या होगा? मोर होगा। और जब मोर होगा तो वी एल इक्वल टू क्या होगी? दोनों एक दूसरे के बराबर होगी और विपरीत भी होगी, मतलब इक्वल भी होगा और विपरीत होगा, मान लो, ठीक। और तीसरी बात क्या होगा? एक दूसरे से डिफरेंस होगी, मतलब पी एल माइनस बी सी कर सकते हो, ठीक। और पावर फैक्टर यूनिटी होता है और इसे हम लोग वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज रेजोनेंस। इसे वोल्टेज रेजोनेंस भी कहते हैं। कौन सा रेजोनेंस कहते हैं? वोल्टेज रेजोनेंस। कभी कभी पूछ लेता है, सीरीज रेजोनेंस को हम लोग वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज रेजोनेंस। तो एल और सी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मैक्सिमम होगा, मोर होगा, जो एक दूसरे से बराबर और विपरीत दिशा में होती है। बराबर और विपरीत दिशा में होती है, चाहे बराबर करो चाहे वी एल माइनस वी सी करो। समझ गए? अगर हम लोग इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाए, शायद हम लोग बनाए थे, तो क्या होगा? वी एल होगा, ये वी सी होगा, तो यहाँ आई होगा, यहाँ वी आर होगा। तो यहाँ से हम लोग शायद डायग्राम खींचे थे, यहाँ बनाए थे। तो और आगे ले जाओ, सही है, इतना ही है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ बी एल, यहाँ बी सी, तो यहाँ क्या था इतना तक? वी एल माइनस
VC था। डायग्राम हम लोग बनाए थे सीरीज सर्किट का। सीरीज सर्किट में ही रेजोनेंस चल रहा है। तो अरे इसका वैल्यू क्या था आई आर, इसका वैल्यू क्या था आई XL माइनस एक्स, इतना था। ठीक, तो ये नोट डाउन। कैसे वोल्टेज रेजोनेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं कि एल और सी के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अधिक होगा, सप्लाई वोल्टेज से भी अधिक, और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, और विपरीत दिशा VL इक्वल टू VC। ठीक, इसे वोल्टेज रेजोनेंस भी कहते हैं। अब अगर इसका हम लोग फार्मूला जाने, देखो कंडीशन, इसका हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं, अगर V मॉड ऑफ ऐसे ले लें, V ले लो, या जेड फार्मूला हम जानते हैं कि आर स्क्वायर प्लस XL माइनस एक्स, इतना फार्मूला जानते हैं का होल स्क्वायर। अगर हम मॉड ऑफ में ले लें आर प्लस जे मॉड ऑफ XL माइनस एक्स, इतना ले लें, इतना कर सकते हैं। अगर रेजोनेंस का कंडीशन लिखे, रेजोनेंस क्या लिखे, रेजोनेंस कंडीशन, कंडीशन की बात करें, आई मेजरी या तो वी केस या तो आई मेजरी जेड के केस में ले लो। तो अगर हम जेड के केस में इमेजिनरी वाला ले हैं, इमेजिनरी एक्सिस का क्या होगा, ये ले लें XL माइनस एक्सिस का होल स्क्वायर, XL इक्वल टू XC, XL माइनस XL इक्वल टू XC। तो रेजोनेंस का कभी कभी ये पूछ लेता है, XL इक्वल टू XC इक्वल टू क्या हम ले सकते हैं, इसको इतना ले सकते हैं 0। अब XL बराबर क्या होगा, ओमेगा है, XC बराबर ओमेगा C। ठीक, देखो अब रेजोनेंस का केस है, तो ये इसको हम बोलते हैं ओमेगा आर मान लो, चाहे क्या मान लो, ओमेगा आर। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर 1/LC। ठीक, अब इसी को हम इधर लिख लें, ओमेगा आर स्क्वायर 1/√LC। तो ओमेगा बराबर 2πf इंटू आर हो जाएगा 1/√LC। इसके बराबर याद रखना, कभी कभी पूछता है, ये फार बराबर क्या होगा 1/2π√LC। ये क्या है, ये फार क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला इधर नोट डाउन कर लीजिए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अब एक कंडीशन आ गई XL इक्वल टू XC, पहला कंडीशन है। अब देखो तीन फार्मूले, एक फार्मूला ये कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि रेजोनेंस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन के लिए पहली बात XL इक्वल टू XC, पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए। ठीक, अरे फार्मूला समझ गए अभी, ये आपका फार्मूला। अब इसका मतलब क्या है, इधर नोट डाउन कर लिए होंगे, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब आपको क्या देखने में लग रहा है, इसका मतलब देखने में ये लग रहा है कि XL इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इम्पीडेंस का मान मिनिमम है, रेजिस्टेंस के बराबर है, तब इसको इतना लिख सकते हैं इक्वल टू R। तो Z की वैल्यू R के बराबर है, मतलब Z की वैल्यू मिनिमम है। तो इसका मतलब इम्पीडेंस का मान कम होगा। देखो इम्पीडेंस का अगर हम डायग्राम बनाएं और करंट का, तो एक चीज और देखेंगे। हाँ, तो इस वाले फार्मूले आप देखो अभी
ठीक है, अभी इसको हम लोग अभी नहीं लेते, पहले अब मान लेते हैं। तो अगर हम इसका एक ग्राफ खींचे, मान लीजिए क्या जेड की वैल्यू आर के बराबर अगर हम कर दे, आर का स्टेट रहेगा एक्सएल इक्वल टू एक्सी, यहाँ रखिए इसे नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, जेड मिनिमम इक्वल टू आर, इस फार्मूले में रख दे समीकरण इक्वेशन में। तो जेड की वैल्यू आर के बराबर हो गई, ठीक। तो जेड की वैल्यू आर के बराबर हो गई, तब अगर हम लोग ग्राफ खींचे, एक जेड की वैल्यू आर के बराबर है तो कांस्टेंट होगा, एक जेड की वैल्यू एल के बराबर है तो स्ट्रेट लाइन होगी ओमेगा एल, एक जेड की वैल्यू सी के बराबर है, इसका मतलब ये ओमेगा सी हो जाएगा, ये ओमेगा, ये ओमेगा, ठीक। तो अगर हम तीनों को मिलाएं, क्या मिलाएं, तीनों को अगर हम मिलाएं, दोनों टर्म का लियो, देखो तीनों को मिलाएं तो क्या होगा, एक तो सीधा जाएगा, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, एक जेड मिनिमम इक्वल टू आर और एक जेड ओमेगा। ए तो ओमेगा एल हो जाएगा, ए हो जाएगा अपना ओमेगा सी, ए हो जाएगा आर, ए हो जाएगा ओमेगा आर, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट ए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आर क्या है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर देखा जाए इम्पीडेंस का, अगर हम लोग बनाएं इसका इम्पीडेंस का, इसका मतलब क्या है, आप बनाते हैं जेड इक्वल टू आर हो गया, मतलब जेड का वैल्यू मिनिमम है और करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। देखो इसका मतलब क्या है, ये ओमेगा एल है, ये 1/ओमेगा सी है, ये आपका करंट है, ये आपका यहाँ से जेड मिनिमम इक्वल टू आर, ये जेड का होगा, ये ओमेगा। इसका मतलब क्या है, इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, सीरीज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा आर, इस पर क्या होगा, करंट की वैल्यू सेम होगी, इम्पीडेंस की वैल्यू डिफरेंस होगी, तो एट ए रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, ठीक। अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम है तो इंडक्टिव का केस होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा, यल का केस। अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, जो आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तब तो इंडक्टिव का केस होगा, अगर कम है तो कैपेसिटिव केस होगा। समझ गए होंगे। तो इसमें एक चीज याद रखना, एक ये भी पूछता है, और दूसरी बात जो भी मैं लिखा इधर का नोट कर लोगे। और दूसरी बात क्या पूछता है, दूसरी बात क्या पूछता है आपका कि अगर ये ओमेगा फर्स्ट केस अगर लिखे ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा क्या है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी मानो चाहे एफ आर मानो, चाहे एफ आर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी मानो या एफ आर मान लो, एफ आर मानना तो एफ आर मान लो, चाहे ओमेगा आर मान लो, ठीक है ओमेगा आर ही मान, एफ आर मान लेते हैं, एफ आर मान लो, अभी एफ आर मान लो। अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ इज ग्रेटर देन एफ आर, मतलब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस कंडीशन में क्या है,
इस कंडीशन में क्या है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, ये कैपेसिटिव केस हो गया, ये इंडक्टिव का केस। तो अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या आ गया, इंडक्टिव केस हो गया, लैगिंग कास पाई। तो सर्किट हमारा लैगिंग कास पाई की तरह होगा, सर्किट लैगिंग कास पाई होगा। दूसरा और यल का केस आ जाएगा, एफ आर इज ग्रेटर देन एफ, इसका मतलब हमारा सर्किट कैसा बिहेव करेगा, सर्किट हमारा बिहेव करेगा कैपेसिटिव केस इधर है और एक इधर है, एफ आर इक्वल टू, तो इसका मतलब यहाँ हम लोग रखते हैं इसके बराबर, क्या रखते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इसी के नीचे रखते हैं, इसी पे नीचे रखेंगे। अगर 3 केस है, देखो इसी में हम लोग 3 केस बनाते हैं, ऊपर वाला तो नोट डाउन कर लियोगे, ऊपर वाला नोट डाउन कर लियोगे, इसको हम फिर से बनाते हैं। अगर इसमें 3 केस बनाते, क्या बनाते हैं, 3 केस, क्या बनाते हैं, 3 केस। फर्स्ट केस, इम्पीडेंस की वैल्यू कम है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, और किस पर है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। तो क्या हो गया, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, समझ गए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इसका मतलब ये हुआ ना, एफ आर इक्वल टू एफ। तो यहाँ ओमेगा मान लो, ओमेगा आर मान लो, ओमेगा आर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग मानेंगे क्या, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो एफ आर मानते हैं, कुछ भी बता सकते हो। तो यहाँ क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, ये तो ओमेगा एल, ये तो 1 ओमेगा सी, ये करंट की वैल्यू है, ठीक। ये आपका इम्पीडेंस, तो यहाँ क्या है, जेड मिनिमम इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू है, ओमेगा है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या ओमेगा, हाँ, तो इस कंडीशन में इंडक्टिव होगा, अगर इंडक्टिव होगा तो यहाँ क्या होगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन, यहाँ एफ आर मत रखो, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इंडक्टिव है। आई क्या है, एफ आर लिखो, ये यूनिटी है, अगर यूनिटी है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर रख दो, अगर कैपेसिटिव है ओमेगा इज लेस देन ओमेगा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है मतलब ओमेगा रख दो। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर यूनिटी पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर का यहाँ लिखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, तो कास फाई लैगिंग, मतलब यल का केस होगा, और सर्किट आपका इंडक्टिव की तरह व्यवहार करेगा, सर्किट इंडक्टिव। दूसरा ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर, मतलब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, मतलब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इधर सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम है, तो कास फाई क्या होगा हमारा लीडिंग। अब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इधर है, तो मतलब लीडिंग का केस का मतलब सर्किट हमारा कैपेसिटिव की तरह व्यवहार करेगा। अब बात किया जाए
इम्पीडेंस है, करंट है। अगर बात करें, नहीं करंट का मत बनाइए, करंट का यहाँ बनाते। अच्छा इस केस में अभी हम करंट का नहीं बनाते, ठीक छोड़ो, करंट का नहीं बनाते, करंट का अलग बनाते हैं, ठीक। करंट का क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं। यहाँ तो कितने, अगर तीसरा केस आएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, इसका मतलब क्या है, cos फाई का मान यूनिटी है और सर्किट रजिस्टिव, सर्किट रजिस्टिव, ठीक। तो ये है अपना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्या आपका हो गया, इम्पीडेंस का फार्मूला। अब अगले ही क्लास में इसका हम लोग अगले ही क्लास में इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो अगला वीडियो आप लोग जारी रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगला वीडियो में आपको पढ़ेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। सो थैंक्स।